नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। देश में दंगा, जिहाद, आतंक और नफरत की साजिश के आरोपों से घिरे इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। पीएफआई के साथ साथ उसकी 8 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस का शटर भी डाउन कर दिया गया है। लगातार आतंकी साजिश, टेरर फंडिंग और देश को तोड़ने की साजिश के मिल रहे सबूतों के बाद गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया है। पीएफआई पर देश विरोधी गतिविधियों के साथ साथ हवाला से पैसे हासिल करना और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। जांच एजेंसीज को पीएफआई के सिमी और बांग्लादेशी संगठन जमातुल मुजाहिदीन से जुड़े होने के सबूत भी मिले हैं। दोनों ही संगठन प्रतिबंधित हैं। इनके अलावा पीएफआई के इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईएसआईएस से भी लिंक होने के सबूत मिले हैं। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पीएफआई के कुछ मेंबर्स आईएसआईएस में शामिल हुए हैं। ये लोग इराक, सीरिया और अफगानिस्तान भी जा चुके हैं। वहीं भारत में पीएफआई बैन हो गया है तो पाकिस्तान बेचैन हो गया है। वैंकूवर में पाकिस्तान के काउंसलेट जनरल के ऑफिशियल आईडी से इस बारे में बाकायदा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन और यूरोपियन कमीशन जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको टैग किया जा रहा है। ऐसे में साफ है, पाकिस्तान के डिप्लोमेट यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएफआई बैन करके भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। लेकिन देश में भी पीएफआई पर बैन कट्टरपंथी मुस्लिम उससे नाराज हैं। तो वहीं कई मुस्लिम संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत भी किया है। बैन मुनासिब नहीं है। इस तरीके से अगर बैन लगाएंगे तो सारी पार्टियां हिंदुस्तान की बंद हो जाएंगी, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान की के अंदर जो जमहूरियत है, तो जमहूरियत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है हमारे सामने। उसमें कोई ऐसी दफ़ा नहीं है कि उनको मतलब ये देश के लोगों पर इस तरीके से कोई कहने का हक ना दिया जाए, उन पर पाबंदी लगाई जाए। अब उनके हर काम को आप संदिग्ध यानी मशकूक निगाहों से देखते हैं, तो ये तो आपकी तंग नजरी है। तो आपने बर्क को सुना। बर्क जैसे नेता जहां बैन का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अजमेर शरीफ के दीवान ने पीएफआई पर बैन का स्वागत किया है। अजमेर शरीफ के दीवान सैयद जैनुल आबदीन ने कहा है कि सरकार का यह फैसला काबिल तारीफ है। पीएफआई पर पहले ही बैन लग जाना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए। हुकूमत वक्त ने जो पीएफआई के ऊपर बैन लगाया है वो काबिल तारीफ है और वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ये बहुत पहले लग जाना चाहिए था। 5 साल पहले जो इनकी एक्टिविटीज़ देश के ख़िलाफ़ जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे उसके अंदर सामने आई हुकूमत वक्त के, तो उनको उसी वक्त इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने अपनी पूरी जांच पड़ताल के बाद इन्होंने जो कार्रवाई की है वो काबिल तारीफ है, ताकि किसी किस्म की कोई गुंजाइश इनके पास न रहे। तो केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन लगाया है। इससे पाकिस्तान में हड़कंप क्यों मचा हुआ है, पाकिस्तान क्यों बेचैन है, इसी बारे में हम बात करेंगे। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया, उनका जरा तारुफ करवा दूं। हमारे साथ एडवोकेट रिजवान अहमद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जाना माना चेहरा है, आप अक्सर इन्हें टीवी पर देखते हैं। उसके अलावा अरिंद कुमार जैन साहब हमारे साथ, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, जुड़ गए हैं। यास्मीन फारूकी हैं, महासचिव हैं एसडीपीआई की। आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ कॉलमनिस्ट हैं और विदेशी मामलों के जानकार भी हैं। और साथ ही साथ सुंदुस मुस्तकिम हमारे साथ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिजवान अहमद साहब, आपके पास आना चाहूंगा। सरकार का ये जो 5 साल का बैन पीएफआई को किया है, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। वैसे आपके साथ पहली बार हूं, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। और हमारी जो पाकिस्तान की मोहतरमा हैं, बस अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं, वो इस बैन के पक्ष में बोलें या विपक्ष में बोलें, पर आई डोंट नो वो इस पैनल में क्यों है। आपका फॉर्मेट है, पाकिस्तान से के लोगों को इन बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब मैं अपने मुद्दे पर आता हूं। देखिए, हम मुसलमानों को सरकार का शुक्रिया करना चाहिए। 2 साल से मैं सुन रहा था डिबेट्स में, आप भी सुन रहे थे, कि मुसलमान या ये मान लें कि गवर्नमेंट को हल्के में ले रहे थे या ये मान लें कि गवर्नमेंट को उकसा रहे थे। याद करिए कि अरे करो ना बैन, करो ना बैन, करो ना कार्रवाई, क्यों नहीं कर रहे, याद है ना? तो भाई ये डिमांड तो हम मुसलमानों ही की थी कि करो ना, करो ना, तो लोग कर दिया ना। तो अब क्या प्रॉब्लम है? अब सरकार का शुक्रिया करो, इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करो।
अगर तुम्हें लगता है कुछ गलत गिरफ्तारियां हुई हैं तो हेबियस कॉर्पस में सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ और न्याय की इस सरकार से और जो हमारे अदालतें हैं उनसे अपेक्षा रखो, उम्मीद रखो। ये सरकार ने आप ही मुसलमानों की बात मानी है। 2 साल उकसा रहे थे, अब हो गया। कभी भी सरकार को इस तरह उकसाया नहीं जाता। ज्यादा बोलते हो फिर डंडे पड़ते हैं, फिर मातम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मुसलमान के ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, भाई मेरे तो नहीं हो रहा। वो इस मारे नहीं हो रहा क्योंकि अगर कोई आदमी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो उसका तो कोई मजहब होता ही नहीं। हमने तो यही सुना है ना डिबेट्स में कि भाई आतंक का मजहब नहीं होता, देश के दुश्मनों का मजहब नहीं होता। तो भैया फिर पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इनका कोई मजहब ही नहीं है, ना ये मुसलमान है ना ये हिंदू हैं। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में तो मुस्लिम नाम भी नहीं आता है, तो काहे दर्द हो रहा है? इसका मतलब इस चीज का धर्म होता है। और तीसरी बात, फिर बात खत्म करूंगा जी। अगर गवर्नमेंट को मुसलमानों से परेशानी होती तो AIMIM में तो मुस्लिमीन आता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करते। केरला में जहां ये सब हो रहा है वहां मुस्लिम लीग के खिलाफ कार्रवाई करते। आसाम में बदरुद्दीन की पार्टी UDF के खिलाफ कार्रवाई करते। भाई ये 3 पार्टियां तो ऑफिशियल मुस्लिम पार्टियां हैं इस देश की जो सरकार की विरोधी हैं, तो इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई करते। PFI के खिलाफ क्यों की? तो अगर कर दी है तो इज्जत से चुपचाप होके बैठो, इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करो, ठीक, और दुआ करो कि ऐसा कुछ ना निकले। ये हम सबके लिए अच्छा रहेगा। ठीक। और मैटर कोर्ट में चला गया, इन्वेस्टिगेशन में चला ठीक है गया। रिजवान साहब देखिए, आपने सुंदूस चूंकि हमारे साथ पाकिस्तान से मेहमान हैं, उनके लिए आपने पूछा कि वो क्यों है इस डिबेट में, क्योंकि ये यहां PFI बैन हमारे देश में हुआ, इससे उन्हें क्या लेना देना। उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन यास्मीन जी आप बड़े गौर से सुन रही थी जो बातें रिजवान अहमद साहब ने की है। उन्होंने देखिए बड़ी स्पष्टता से, हमेशा वो स्पष्टता से अपनी बात कहते हैं, आज भी उन्होंने कही है। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि देखिए मुसलमानों की ही तो ये मांग थी कि PFI बैन होना चाहिए, अब कर दिया, आप ही की बात मानी है, तो अब ऐसे में पेट में दर्द किसी के क्यों हो? सवाल ये नहीं है कि मुसलमान क्यों कह रहे थे। मुसलमान इसलिए कह रहे थे कि उन्हें शायद इंसाफ की उम्मीद थी। उन लोगों को ये एहसास था कि अगर कोई चीज़ बैन की, बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान पे भरोसा था, हिंदुस्तान की अदालतों पे, सरकार पे ये था कि इसलिए फ़ख्रिया कहते थे कि हाँ बैन करो, क्योंकि मालूम है कि कोई इसमें रिज़ल्ट नहीं आएगा, इसमें कोई सबूत नहीं मिलेंगे और आखिर तक नहीं मिलेंगे। तो आप मुझे बताइए, तो या तो पहले सबूत जुटाओ, पहले कोर्ट में जाओ, अदालतों में केस चलाओ। और सबसे बड़ा एहतजाज आज मैं ये आप सबसे बढ़ के कह रही हूँ कि एक औरत की इज्जत के साथ जो तमाशा बनाया हमारे SDPI, आज रिजवान साहब का एक जवाब दे रही हूँ, उन्होंने 3 चीज़ों के नाम लिए, जिन भी चीज़ों के नाम लिए वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सोशल पार्टीज़ नहीं हैं। PFI सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं जो प्राइवेट काम करते हैं, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, आज आपको और एक बता दूं, आप सब पैनल में बैठे हैं, आज एक हक और ईमान का जवाब आप लोगों से चाहूँगी। शाहीन बाग में रहने वाली शाहीन कौसर एक औरत है जिसको रात के 3:30 बजे किस कानून के तहत उठा के लेके गए, 3 घंटे 4 घंटे तक उसको इधर से उधर घुमाया और छोड़ के गए। क्या इस बात पे आप सब बैठ के एहतजाज नहीं करेंगे कि क्या ये कानूनन सही है कि किसी औरत को 3:30 बजे रात को उठा के आप एक एक करके यास्मीन जी देखिए, एक एक करके मुद्दों पे आएंगे। जरा सबसे पहले जो सवाल उठाया था रिजवान अहमद साहब ने, उन्होंने कहा कि PFI को बैन करने की जो बात है वो मुसलमानों ने ही मांग की थी, तो वो गलत किया या ठीक किया? पहले तो इसका जवाब दे दीजिए, फिर एक एक करके हम बाकी मुद्दों पर भी आएंगे। वही जवाब दे रही हूं कि एक उनकी मांग इसलिए थी कि उन्हें कॉन्फिडेंस था, और आज भी है, कि निकलेगा नतीजा कुछ भी नहीं। सिर्फ सरकार के अगेंस्ट खड़े होना, एहतजाज करना PFI का कसूर है और था और है, रहेगा। और ये मैं आज आपको कह रही हूँ, और जो बीते कई सालों में आतंकी मामलों में संलिप्त रहने की बात आई थी, वो क्या गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है, गलत है। साबित करिए, साबित कोर्ट में करिए।
आप बिना सबूत के 2-2 साल 3-3 साल लोगों को जेल में बैठे हुए रहे, कोर्ट में अभी तक केस चल रहे हैं, अभी तक उन पे एलिगेशन साबित नहीं हुए। इसी तरह आप बूढ़े लोगों को, एक अच्छे काम करने वाले को, जो आप शायद पढ़ते नहीं हैं अखबार के, जब चेन्नई में सैलाब आ रहा था वो लोग काम कर रहे थे, कोविड में जब लोगों को जनाजे उठा रहे थे, अर्थियाँ उठा रहे थे। तो मैं तो ये ठीक है, आपकी अगर इस बात पे सेटिस्फाइड हैं रिजवान साहब कि किसी के साथ इस तरह की जातियां होए और उसमें खुश होना चाहिए, कोर्ट का इंतजार करिए 5 साल रिजवान साहब, इससे पहले कि मैं और मेहमानों के पास जाऊं, देखिए यास्मीन जी कह रही हैं कि जवाब और दे रही हूं, अगर लोगों पे ज्यादती हो रही है, एक बात और बोल लीजिए। चलिए अपनी बात कंप्लीट कीजिए यास्मीन जी। आपको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र में पीएफआई के लिए ये कहा गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और मैं ये कहती रही चैनल पे कि ये झूठ है। कोई दुनिया पीएफआई की बात नहीं कर रही, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान, आज मैं दावे से कह रही हूँ, कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं होगा। हर आदमी कहता है भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारी जान इसमें है और अटकी हुई है। उसके बाद क्या हुआ? साबित हुआ कि वो झूठ था। आप झूठ पे झूठ को, मतलब ये साबित होता है कि झूठ ठीक है। यास्मीन जी, अब आपने तमाम बातें कर ली, अब हम इस पर जवाब लेंगे। जरा मेरे साथ और मेहमान हैं, एक एक करके मैं उन सबके पास चलूं। शुक्रिया। जी मैं आऊंगा आपके पास। अरविंद कुमार जैन जी, तमाम ऐसे सबूत मिले हैं इस संगठन के कि आतंकी कई घटनाओं में शामिल हुए। उसके अलावा ऐसे कई दस्तावेज मिले हैं कि 2047 में जब देश अपनी 100वीं सालगिरह मना रहा होगा तो भारत को तब तक इस्लामिक राष्ट्र बना देना है। और आज जब 5 साल के लिए बैन लगाया सरकार ने, तो किस तरह से देखते हैं इस कदम को? मेरे विचार से यह कदम बहुत पहले उठा लिया जाना चाहिए था। और इनकी जो इस प्रकार की गतिविधियां हैं, ये केरला में 10 साल से ऊपर हो गया। हम लोग भी सर्विस में रहते हुए और रिटायरमेंट के बाद भी मैं इनको फॉलो करता रहा हूँ, किस प्रकार से वहाँ पे किलिंग्स की गई हैं, किस प्रकार से वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स चलाए गए हैं, किस प्रकार से वहाँ पर परेड्स ऑर्गेनाइज की गई हैं, किस प्रकार से जो है वो देश के विभिन्न राज्यों में इनको जो ट्रेनिंग देते हुए लोग पकड़े गए हैं। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो पटना की मीटिंग में अटैक प्लान किया गया, इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती है। इसी प्रकार अन्य प्रदेशों में, और मैंने उत्तर प्रदेश में देखा, सीए एनआरसी के दंगों के दौरान जिस प्रकार की हिंसा 2019 में लखनऊ में हुई, ये अनप्रेसिडेंटेड थी। इस प्रकार की हिंसा, मैं भी लखनऊ का 5 साल आईजी जोन रहा हूँ, यहाँ आईजीपी रहा हूँ। इस प्रकार से इतने शॉर्ट नोटिस पर इतने लोगों को एकत्र कर लेना और इतनी हिंसात्मक भीड़ का होना, वो भी वैंस को आते ही फूंक देना, मीडिया की जो मिला रास्ते में, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, उनको फूंक देना, ये। और इसके बाद भी कई इंस्टेंसेस ऐसे हुए जिनको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएफआई को बैन करने के लिए मांग की थी। पीएफआई के बैन की मांग सन 2019 से चल रही है। और मेरा तो ये मानना है कि ये बैन जो लगा है, ये थोड़ा लेट आया है। ये मुस्लिम्स के ऊपर बैन नहीं है, ये गलत इसका इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। जो उनमें गलत कुछ तत्व हैं, जो विध्वंसक गतिविधियों में शामिल हैं, जो हवाला से ट्रांजैक्शंस, हवाला से पैसा लेकर और उनको गलत गतिविधियों में चैनलाइज कर रहे हैं, विदेशी संगठनों से, जो आतंकवादी संगठन हैं, उनसे संबंध बनाकर यहाँ से लोगों को गुमराह करके यूथ को भेज रहे हैं वहां पर इराक, सीरिया, अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। ये केवल उन चंद व्यक्तियों के लिए ये बैन लगा बिल्कुल है। अरविंद कुमार जी को आपने सुना यास्मीन जी, हालांकि आप हाथ उठा रही, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन देखिए उन्होंने कहा कि ये बैन मुस्लिमों पर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता सकता हूं कितने सारे ऐसी केसेस हैं जब इस तरह की वारदातों में, इस तरह की घटनाओं में वो संलिप्त थे। उसका पूरा ब्यौरा है मेरे पास। मैं जरा सुंदुस आपके पास आना चाहूंगा। देखिए अभी रिजवान साहब ने कहा कि सुंदुस क्यों है आज इस डिबेट में, तो वो इसलिए है क्योंकि देखिए ये जो कुछ हुआ है, पीएफआई पर बैन 5 साल के लगा है, हिंदुस्तान हमारे वतन में लगा है, तो कह रहे हैं कि उनको क्यों, लेकिन इसलिए क्योंकि पाक कॉन्सुलेट जनरल है वैंकूवर में, वहां उन्होंने बाकायदा अपने ट्वीट पे टैग किया है ह्यूमन राइट कमीशन को, उसके अलावा यूएन जिनीवा को उन्होंने किया है। तो इस बात को लेकर लग रहा है कि एतराज पाकिस्तान को किस बात का एतराज है?
थैंक यू पंकज फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। और पाकिस्तान दूर बैठकर जिस तरह से इंडियन मुस्लिम्स को और इंडियन रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं, जिस नज़र से हम यहाँ बैठकर चीज़ों को देख रहे होते हैं, जब आपने स्टार्ट में कहा कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, तो जाहिर है कि आपने अपने प्रोग्राम में एज ए पाकिस्तानी मुझे लिया, बिकॉज पाकिस्तान का जब नाम आया तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान की तरह से भी एक स्टैंड देना बनता है। बिल्कुल मेरा क्वेश्चन ये है कि जब PFI ने कुछ किया, अगर मतलब आपके ख्याल से कुछ आपकी कंट्री के कुछ लोगों के हिसाब से, कुछ मुसलमानों के हिसाब से कुछ अनलॉफुल, कुछ इलीगल एक्टिविटीज आपको फौरन नजर आ रही हैं, लेकिन आपको RSS की कोई एक्टिविटी कभी क्यों नहीं नजर आती है? ठीक है, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है जिस पर हमेशा इंडिया की तरफ से कदम लगाया जाता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, हमारे ख्याल से सो कॉल्ड सेकुलर इंडिया में जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, जो RSS की नेतृत्व पॉलिसीज हैं, वो बेहद, वो अपनी एक कहते हैं ना सैचुरेशन पॉइंट भी क्रॉस कर चुका है। जो RSS की एक्सट्रीमिस्ट हिंदू पॉलिसीज हैं जो बहुत ज्यादा है, मैं अभी तक भी वो इंसिडेंट्स नहीं भूल पाती हूँ 2016-17 के, जब एक इंडियन मुस्लिम बॉडी बिल्डर को इतनी बुरी तरीके से कत्ल कर दिया गया, जब खवातीन को ATMs में जाकर, वो फुटेज आज तक भी मेरे माइंड में बिल्कुल फ्रेश है। तो जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म की तरफ से जो एक्टिविटीज आती हैं, वो क्यों अनलॉफुल या इलीगल करार नहीं दी जाती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ आपकी होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो है वो एक्टिविटीज को क्यों नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि जो एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो मुस्लिम माइनॉरिटी राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके खिलाफ अगर आपको कहीं से कोई पॉइंट मिले जिसकी जस्टिफिकेशन भी पूरी तरह ना हो गई हो, तो उसको सेकुलर स्टेट में जो है बंद कर दिया जाता है, वो भी पूरे 5 साल के लिए, लाइक वो अपने डिफेंड भी ना कर सके। तो ये ड्यूल पॉलिसी इंडिया के पार्ट पर कब तक रहेगी? और ठीक है, आपको हम जवाब देंगे, आपको सुंदुस जवाब देंगे। जरा मैं एक मेहमान हमारे साथ और है, जरा उनके पास चले जाऊं, मैं आऊंगा आपके पास। आसिफ रमीज दाऊदी साहब, आपके पास जरा मैं आना चाहूंगा। आप क्या कहते हैं ये जो 5 साल के लिए बैन लगा PFI? आना चाहूंगा, जैसे मैं अभी पाकिस्तान से सुंदुस को भी सुन रहा था, ये सब मामले जो हमारे इंटरनल होते हैं, पाकिस्तान को या हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनको इस तरह के पेट में क्यों दर्द होने लग जाता है? सबसे पहले आप हमारे इंटरनल कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये PFI पर बैन आपका इंटरनल मैटर तो नहीं है ना सुंदुस? मैं आऊंगा आपके पास, जरा सुन ले हम जरा आसिफ भाई को। आसिफ साहब बोलिए। आप प्लीज आप दीजिएगा, अगर बीच में बोलिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। जी, आप बोलिए। देखिए, आप अगर पाकिस्तान में आप खुद अपने मैटर्स को खुद ही सुलझाने की कोशिश कर ले तो शायद वहां के लोगों की जिंदगी बेहतर हो जाए। तो आप प्लीज, जो लोग भी ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं और इसमें आग लगा रहे, घी डाल रहे इसके अंदर, वो प्लीज ना करें। उससे हम जैसे लोगों को और हमारे जो हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमान लोग हैं, एक बड़ी आबादी जो खुशहाली के साथ रहते हैं, उनको किसी भी तरीके से इस तरह की हरकतें ना करें जिससे और भी ज्यादा हम दागदार हो जाएं। ठीक है, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी चीज, जो बैन होता है, देखिए होता क्या है कि जब तक आपका नो वन कैन राइट योर बैग अनलेस इट इज बैन, आपके पीठ पे कोई चढ़ नहीं सकता अगर वो कहीं ना कहीं झुका नहीं। अगर आप रेडिकल सोच रखते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म से, अभी मैं PFI की बात कर रहा हूँ, PFI के अप्रोच के बारे में बातें एप्लीकेशंस बहुत गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। साथ साथ ये भी है कि विधान कोर्ट है और उसके बात का यकीन है कि चीजें जो है बिल्कुल साफ खुल के अनफोल्ड होगी। अब इसमें कुछ लोगों का जो ये कहना है कि ये बैन हुआ, क्यों हुआ, किससे हुआ, तो नेशनल इंटरेस्ट जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए मुझे क्या लगता है कि इस तरह की चीजें जहां पे एलिगेशन हैं, तो उसको तो साबित करना है कोर्ट में। लेकिन क्या इस बीच अगर आप जब ठीक है आसिफ साहब, थोड़ी आपकी आवाज हम तक ठीक नहीं पहुंच रही है, हम उसको ठीक करवाते हैं। मैं वापस लौटूंगा आपके पास। रिजवान अहमद साहब, आपने सुंदुस को भी सुना और आपने यास्मीन जी को भी सुना। यास्मीन जी ने तो साफ ये कहा कि जो परोपकार का काम कर रहे हैं, जो दूसरों की सेवा कर रहे हैं, उनको आपने अंदर बंद कर दिया और उन पर 5 साल का बैन लगा दिया। सुंदुस को आपने कहा कि वो डिबेट में क्यों, तो उन्होंने कह दिया, आपने इतराज किया था कि पाकिस्तान में पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तो उन्होंने RSS का हवाला दे दिया। अब जरा आप इन दोनों को जवाब दीजिए। जी, पहले तो यास्मीन बाजी को बता दूं, बड़ी है, मेरी बड़ी बहन की तरह हैं, कि जो ये बैन होता है, ये देखिए 5 साल के लिए है। आपको पता है इस देश में RSS, उन्होंने ये भी कहा कि पहले जांच होनी चाहिए थी। 1948 में हुआ, फिर 1975 में इमरजेंसी के टाइम हुआ, फिर 6 दिसंबर के बाद 1992 में हुआ।
और ये वही आरएसएस है जो 1963 में 26 जनवरी परेड का हिस्सा भी बना। तो इतना परेशान ना होइए, ये आरएसएस की तरह अगर वो भी अपने साफ निकल के आए, उन्होंने भी अपना दामन साफ किया, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, इतनी व्याकुल ना होइए, इतनी परेशान ना होइए। अगर रिजवान साहब उन्होंने, यास्मीन जी ने कहा कि पहले जांच होनी चाहिए थी, तो 2002 के बाद बाजी फिर मोदी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए था ना। आपको इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना चाहिए था 20 साल। अब तीन महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दे दी। 10 साल यूपीए की सरकार थी, उन्होंने मोदी को जेल नहीं भेजा, हम लोग उसके पीछे पड़े रहे बेचारे के। मोदी खलनायक है, मौत का सौदागर है, तो आपने वो भी गलती करी, आपको नहीं करना चाहिए था। तो सब्र रखिए, ईमान में सब्र का बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई चीज नहीं निकलेगी तो ये जो बैन है ये खत्म हो जाएगा। रिजवान साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? रिजवान साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? मोहतरमा पाकिस्तान से हैं, रिजवान साहब मेरी आवाज मिल रही है? मोहतरमा की उम्र तो नहीं पूछनी चाहिए, पर इन्होंने बड़ा मुसलमान होने का हवाला दिया। अब पता नहीं इन्होंने कितनी हिस्ट्री पाकिस्तान की पढ़ी होगी। जरा मोहतरमा को ये आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान कितने मुसलमानों की मौत का जिम्मेदार है। डिबेट के बाद पढ़ लीजिएगा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान किलिंग मुस्लिम्स। फिर पढ़िएगा ब्लैक फ्राइडे, जो जॉर्डन में आपके जियाउल हक जब जनरल हुआ करते थे, तो जॉर्डन में जो पैलेस्टीनियन मारे गए थे 14 दिन में 20,000, वो पढ़िएगा। फिर बंगाल में जो 25 लाख बंगाली मुसलमान मारे गए थे और 3 लाख। ठीक है रिजवान साहब, जरा जवाब लेते हैं। रिजवान साहब तो शायद फोन कट गया है। सुंदर साहब ने सुना, मैं यास्मीन जी आपके पास भी आऊंगा। सुंदर, उन्होंने ये कहा कि जरा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पढ़ लीजिए, ब्लैक फ्राइडे पढ़ लीजिए, तो आपको सब कुछ साफ हो जाएगा। साहब सिर्फ मुसलमानों पे पाकिस्तान के अंदर क्या, हमारे भी इंटरनल मैटर्स में जब कोई इंटरफेयर करता है तो हमें भी इतना ही बुरा लगता है कि क्यों हमारे ऊपर बार बार हमारे इंटरनल मैटर करके उसको इंटरनेशनली हाईलाइट किया जाता है। तो जहां तक मुसलमानों की बात है, वो तो पूरी दुनिया में ही मुसलमान कहाँ पर सफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारे इंटरनल मैटर्स में आप पार्टिसिपेट करें, यू आर अलाउड टू डू दैट। आपका जो मीडिया है वो 24/7 पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो हाईलाइट कर रहा था, अपना रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म छुपाकर। और ये जो इंडियन मुस्लिम पेट्रियोटिक है, आई फील सॉरी फॉर देम, बिकॉज एट टाइम उनकी पेट्रियोटिज्म पर भी सवालिया निशान उठाया जाता है बाय द स्टेट, बाय योर ओन मीडिया। आपके पॉलिटिशियन से लेकर, आपकी रिलीजियस पार्टी से लेकर, आपके एक्टर्स तक, जो हम दूर देखिए सुंदुस, जो गलत जानकारी है उसमें मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपको शायद उस बात की जानकारी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जहां पीएफआई जो है किस तरह से हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा है, उसके पूरे प्रमाण है, कितनी किलिंग्स उन्होंने की है उसके प्रमाण है। और रिजवान साहब ने साफ ये कह दिया है कि जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान के पेट में दर्द क्यों हो रही है? रमजान साहब जो है, रिजवान साहब पूरी पीएफआई को या तमाम इंडियन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनका अपना मौक़िफ़ है, वो एक पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी पीएफआई को या पूरे इंडियन मुस्लिम माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो आपका मौक़िफ़ जिस तरह है, आपकी भी दोहरा, आपके अंदर का पेट्रियोटिज्म है जो सब बोल रहे हैं, तो आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन जहां पर इंडियन हिंदुत्व का पॉलिसी जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म है, जहां पर उसकी जद में मुसलमान आ रहे हैं, इंडियन मुस्लिम्स आ रहे हैं, आप लोग वो हाईलाइट, वो नजर क्यों नहीं आता? हम यहाँ पे बैठ के दर्द दिल रखते हैं उन मुसलमानों के लिए, ठीक है। और अब हमें भी ऑफ कोर्स, हमें यहाँ बैठकर वी आर फीलिंग पेन की जो एक पॉपुलर जो इंडियन मुस्लिम्स के लिए एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको भी बैन कर दिया गया है। सो आपके अंदर जो मुस्लिम्स हैं, इंडियन मुस्लिम्स है, जाहिर है वो भी एक पेज पर कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आप जो कुछ उसके हक में है, कुछ उसके अगेंस्ट हैं, लेकिन अंटिल अनलेस रिजवान साहब की बात का जवाब काइंडली उसको जस्टिफाई तो होने दीजिए। ठीक है रिजवान साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप इनको जवाब देना चाहेंगे। पाकिस्तान के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, वो सुंदुस ने वो बात कह दी, मैं आपका जवाब लूंगा। लेकिन यास्मीन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं। यास्मीन जी, आपको जवाब दिया था रिजवान साहब? मैं सुन नहीं पाया था। रिजवान साहब ने मुझे जवाब दिया था। मैंने एक सवाल आप सबसे किया था कि 3:30 बजे रात को एक औरत को, जो कि शाहीन बाग में रहती है, हमारे एसडीपीआई की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है, आप 3:30 बजे किस कानून के, आईजी साहब बैठे हैं, उनको कानून मुझसे ज़्यादा मालूम है, किस कानून के तहत उठाया गया? क्या कोई इंसानियत के नाते इस पे आवाज़ उठाएगा? पहली बात। दूसरी बात, आईजी साहब ने ये कहा कि ट्रेनिंग दी जाती है। मैं एक सवाल करती हूँ, किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, वो थोड़ा सा क्लियर कर दें। ट्रेनिंग हर जगह, हर स्कूल में जूडो कराटे की दी जाती है,
और वही ट्रेनिंग्स उनमें दी जाती है कैंप्स में। आज आपके सामने गाय के नाम पे 4 लोगों को मार के, आप लोगों को एहसास नहीं होता कि क्या हिंदू धर्म के नाम पे क्या बना दिया गया है इंडिया को, भारत को क्या बना दिया गया है। ठीक है यास्मीन जी, आपकी बात बहुत ध्यान से, चूंकि आपने अरविंद जी का नाम लिया है, जरा मैं अरविंद जी से पूछ लेता हूं। अरविंद जी, यास्मीन जी बार बार वो शाहीन बाग का एग्जाम्पल कोट कर रही है, हक ही नहीं है। अरविंद जी बिल्कुल, मुझे जवाब चाहिए। हाँ, दे रहे हैं आपको जवाब। बोले ना गलत एक मिनट जरा जवाब ले लें यास्मीन जी। उनकी किसी गलत बात पे बोलने का अरविंद जी मुंह बंद हो गया है सब। अरविंद जी जवाब दीजिए। मैं बहुत ही सेकुलर फैमिली को बिलोंग करता हूं और 36 साल की सर्विस में केवल माइनॉरिटीज, गरीब लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, इनकी कोई परेशानी हुई उस पर टॉप प्रायोरिटी पे काम किया गया। ये सोच है और ये सोच रहनी चाहिए मेरे ख्याल से इस देश में। और ये मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर जैसे हमारी पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट यहाँ पर इस चैनल पे बैठी है, मैं कभी इस बात को कहता नहीं हूँ इनसे, ये सिर्फ मैं इतना पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जब डिवीज़न हुआ 15 अगस्त को, तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी कितनी परसेंटेज थी और आज की तारीख में कितनी परसेंटेज है, और हिंदुस्तान में क्या परसेंटेज थी और आज की तारीख में क्या परसेंटेज है। अगर आप सिर्फ इतना इसको एनालाइज कर लें तो आप बिल्कुल खामोश हो जाएंगी। आपकी ये जो वहां पर एट्रोसिटीज हो रही हैं उनको अपने देश में देखिए, किस तरीके से किडनैपिंग्स की जा रही हैं, किस तरीके से कन्वर्जन किया जा रहा है। ये हमारे यहाँ नहीं है, ये इस देश में सब लोग बहुत शांति से रह रहे हैं। मैं हंड्रेड्स ऑफ मुस्लिम्स को जानता हूँ, दे आर ऑल वेरी हैप्पी, सब अपना कारोबार कर रहे हैं, प्रसन्न है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कुछ लोग हैं, मैं तो कहता हूँ किसी भी कम्युनिटी में हो, जो जहर घोल रहे हैं, जो देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए सुंदुस, कितनी खूबसूरत बात अरविंद जी ने कही है। यास्मीन जी, इससे तो शायद आप दोनों इत्तेफाक रखेंगी। मैं आप दोनों के पास आता हूं, लेकिन आसिफ भाई के पास बहुत देर से मैं नहीं आया। आसिफ जी, 16 साल का अब तक का पीएफआई का सफर, मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, वो जवाब भी ले लेंगे। शाहीन बाग का आपने बार बार एग्जाम्पल दिया। मैं दूंगा। आएंगे आपके पास, 1 मिनट आता हूं मैं जरा। आसिफ जी, आप बताइए जरा, 16 साल का पीएफआई का अगर सफर देखें, 23 राज्यों तक सोशल वर्क का एक तरह से बहाना, वो तर्क दिया जाता था, लेकिन अलग अलग देश के हिस्सों में किस तरह से हिंसा फैली है, कितने सारे मर्डर्स हुए हैं, वो लेखा जोखा है। और अब 5 साल के लिए इसलिए बैन लगाया गया। देखें, मैं दोबारा बात इस तरह से रखना चाहूँगा कि जो एलिगेशंस हैं, जो चीज़ें सामने दिख के आ रही हैं, बहुत गंभीर है। और ऐसी सिचुएशन में जब भी कोई हुकूमत इस तरीके का फैसला लेना चाहती है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से अगर कोई ऐसी चीज़ आई, तो एजेंसीज हैं, उन्होंने देखा होगा दूसरे मुल्कों में भी इस तरीके के बैन्स लगते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पे, यहाँ पे भी लग रहा है। और इसलिए पूरे मुसलमानों या पूरे मुस्लिम कौम पे ये नहीं है, पहली चीज़। लेकिन यहाँ पे एक सवाल जो यास्मीन जी के सवाल को लोग नहीं ले रहे थे, मैं उसको पिक करना चाहूँगा 1 मिनट के लिए। इस बात का ज़रूर ख्याल रखा जाना चाहिए कि अगर आप वहाँ पे महिला है या अगर कोई बेगुनाह है, इसमें ऐसा नहीं हो किसी बेगुनाह को आपने इसी बहाने कहीं पे बुक कर दिया। इसका कहीं ना कहीं से जो संविधान के नाम पे हमारा जो मुल्क है वो संविधान प्रिय है, उसका ध्यान आगे जरूर रखना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो और सही फैसला है। लेकिन साथ में सुंदुस साहिबा बार बार यहाँ कह रही थी कि एक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, दूसरे लोग कितने खुश हैं, नहीं है, वो जो ये बार बार कहती हैं, तो मैं डीजीपी साहब की बात को उसमें एक ऐड करूंगा कि यहाँ कोई भी ऐसी मस्जिद में मिसाल दे दीजिए जहाँ पे सैकड़ों लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए बम से उड़ा दिया जाता। ये हुई एक मिसाल। दूसरी मिसाल, जो परसेंटेज की बात कर रहे थे डीजी साहब, उनको मैं अब आपको बताऊं सुंदुस जी कि सही बात है कि जहां 20-22% माइनॉरिटीज हुआ करते थे, वहां पे 2 से 3% पे जाके रुक गए। और जहां हिंदुस्तान के अंदर देखें कि कितने जमाने से लोग खुशहाल रह रहे, ठीक है, कुछ मामला हुए हैं और होंगे और होते रहते बड़े मुल्कों में, और आजकल तक कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसमें पाकिस्तान या हम अपने पड़ोसी मुल्क या दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस चाहेंगे। हम चाहेंगे कि इसको खुद से निकालें, खुद से करें और अपने लेवल पे इसको करने के लिए सक्षम। अगर वहां पे अपने मुल्क के लिए ज्यादा सोचें, अपना ध्यान दें, यहाँ की चीजें हम
पूरी तरह से ठीक है capable आसिफ साहब, हर आपकी एक बात चीज सुन को ली है करने के सुंदूस ने, लिए। उससे उनसे हम जवाब लेंगे, लेकिन जरा रिजवान साहब आप जवाब देना चाह रहे थे। देखिए शाहीन बाग वाला जो बात बार बार यास्मीन जी कह रही हैं और यहां आसिफ जी ने कहा है कि उसका ख्याल रखना चाहिए था। जी जी, वकील हूं और शपथ से बंधा हूं, किसी भी महिला को आप सुबह 6 बजे से पहले, या समय ना कहूं भोर होने से पहले, उसके घर से पिक नहीं कर सकते। कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मुझे नहीं पता ये जो पिक हुआ है ये किस कैटेगरी में हुआ है, तो सिर्फ महिला सीओ और महिला दरोगा की ही मौजूदगी में पिक किया जा सकता है। पर बेहतर है कि ना किया जाए, अगर किया गया है तो गलत है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कही गौहत्या के नाम पर जो लिंचिंग हुई, एक भी इंसान की लिंचिंग हुई वो गलत है, लेकिन लिंचिंग इस देश में गैर मुस्लिमों की भी हुई है, भले किसी और मुद्दों पर हुई है, उसके लिए भी हमारे पेट में दर्द होना चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात, यास्मीन बाजी जो आपने बात बोली, मैंने बिल्कुल खुले मन से कह दिया, अगर उठाया गया है 3:30 बजे तो गलत है, बात खत्म। नहीं, वो सीधे सीधे बोल रहे हैं अगर कि मगर लेकिन किंतु परंतु। जी जी, वो सीधे सीधे ये बोल रही हैं कि अगर मगर आरएसएस लेकिन किस किंतु बात की ट्रेनिंग परंतु देता है, नहीं होना चाहिए। जी, आरएसएस किस बात की ट्रेनिंग देता है वो ये जानना चाहती हैं। जी, मैं आपसे बता तो रहा हूं साहब कि आरएसएस किस बात की ट्रेनिंग देता है। आप अपने किसी जेंट्स को आरएसएस की शाखा में एक बार कम से कम भेज के तो देखिए, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा गुनाह हो जाएगा, कौन सा वो कह देंगे कि जाके सजदा करो किसी और के सामने। अरे भेजिए तो, घुलिए मिलिए तो पता चलेगा आपको वो किस चीज की ट्रेनिंग देता है। और जैसा मैंने बताया, आरएसएस भी बैन हो चुका है, हो सकता है पीएफआई का बैन भी हटा दिया जाए, मामला खत्म हो जाए। अब फिर आखिरी बात, हमारी मोहतरमा जो पाकिस्तान से हैं, ये फिर पीएफआई कर रही हैं। अरे मेरे पास रिजवान साहब थोड़ा वक्त कम है, आपने जो मुद्दे उठाए थे यास्मीन जी ने उनका जवाब दिया, जरा मैं उनसे तो जवाब ले लूं कि वो इत्तेफाक रखती हैं आपकी बातों से। देखिए आरएसएस के मामले पे जवाब दिया आपको यहां रिजवान अहमद ने, और उन्होंने कहा कि मैं एक वकील हूं, जो कुछ हुआ अगर वो इस तरीके से हुआ तो गलत हुआ है, आप इत्तेफाक रखती हैं। उन्होंने कहा कि मर्द जो हैं वो जाएं आरएसएस की एक्टिविटीज को देखें और फिर देखें, खुद समझें कि क्या गलत हो रहा है वहां या क्या सही हो रहा है। यास्मीन जी वक्त कम है, थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा, फिर मेरे को सुंदूस के पास भी जाना है। बिल्कुल, मैं शॉर्ट में आपको जवाब देती हूँ। अभी शिंदे साहब ने आरएसएस के बारे में हलफनामा पेश किया है, उसके बारे में कोई बात करने को ही तैयार नहीं है। मैं आरएसएस की बात भी नहीं करना चाह रही थी, आपने गलत ले लिया। वो जो कर रहे हैं उसको वो भोगें, शायद उसको अप्रिशिएटिंग मिल रही होगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि अभी आईजी साहब ने कहा कि वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी, मैंने वही फिर कहा कि जूडो कराटे की ट्रेनिंग देना गुनाह नहीं है, और जूडो कराटे की ट्रेनिंग देना ना ये गुनाह है और ना परेड करना गुनाह है। अगर मैं जाके परेड कहीं करती हूँ तो किसी को क्या तकलीफ है। मेरी ये जो बातें एलिगेशन है ना, आप खुल के आओ सामने। आप कह रहे हो मोदी साहब को मारने की बात है, आप खुल के आओ, सबूत दो। मेरा वही बात मानना है कि अगर कोई गलत है, आप 10 साल से ये कह रहे हो बैन करो बैन करो। यास्मीन जी मेरे पास वक्त की कमी है। देखिए यहाँ पर रिजवान अहमद ने कहा है कि जांच होगी और अगर सही साबित हुआ तो बैन हट जाएगा। आरएसएस पर भी बैन लगा तो उन्होंने बात कह दी। सुनो जरा, आखिर में मैं आपके पास आना चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है। माइनॉरिटीज आज किस हाल में है पाकिस्तान में, इसका कोई जवाब है सुंदू साहब के पास? ये सवाल एक दो नहीं बल्कि 3 गेस्ट ने उठाया। थैंक यू पंकज। जिस तरह रिजवान साहब ने कहा, पाकिस्तान की मस्जिदों में ही बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। वी आर फेसिंग द थ्रेट्स एट बोथ एंड्स। इंडिया में नहीं होते, लेकिन हम पाकिस्तानी अपनी मस्जिदों में मुसलमानों पर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करवाते। 10 सेकंड वो भी बाहर से आते हैं, ठीक है। हम अपने मंदिरों को, अपना सकाफती विरसा जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तमाम, ठीक है 10 सेकंड में अपना जवाब दीजिए, फिर मुझे इस डिबेट को खत्म करना होगा। रिजवान साहब जवाब दीजिए। मोहतरमा, जो आपने कहा ना कि हम दोनों तरफ से टेररिज्म झेल रहे हैं, जो आपने बोला हम दोनों तरफ से टेररिज्म झेल रहे हैं, अरे ये बबूल का पेड़ आप ही ने बोया है, ये बबूल का पेड़ आप ही ने बोया है। अब कांटे चुभ रहे हैं तो आप कह रही हैं कि हमारे कांटे चुभ रहे हैं। ये बबूल का पेड़ आप ही ने बोया था, आम का पेड़ नहीं लगाया था, बबूल का लगाया था।
जिस तरह आपको दूर से लगता है कि पाकिस्तान की रिलीजियस पार्टीज टेररिज्म कर रही है, हमें भी लगता है कि आरएसएस कर रही है। जितना हिंदू एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इंडिया में है, बिलीव अरे पूरी दुनिया को लगता है बोल कि कौन रहा है? पाकिस्तान टेररिज्म ये कर रहा है, बोल कौन रहा है? हिंदुस्तान को नहीं लगता है। आप अभी ग्रे लिस्ट में हैं, ग्रे लिस्ट में। पूरी चलिए, मेरे दुनिया पास को इतना ही वक्त था। सैयद रिजवान अहमद, अरविंद कुमार जैन जी, आसिफ रमीज दाऊदी साहब, यास्मीन फारूकी और सुंदुस मुस्तकीम, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।